नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं सीटेट की सीडीपी, जिसमें कि ऐसे ये कुछ टॉपिक्स हैं जो सीटेट के लिए, बीएड के लिए, यूजीसी नेट के लिए, पीजीटी, टीजीटी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो देखने में तो हमें बहुत ही आसान लगते हैं, लेकिन जब इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भाषा और विचार, लैंग्वेज और थॉट। लैंग्वेज और थॉट, ये भाषा और विचार जो है ये आपस में इस तरह मतलब कनेक्टेड है कि इनके इन दोनों में जो है डिफरेंस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। भाषा और विचार ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा रिलेट है, मतलब कि आपस में बहुत ज्यादा एक तरह से मिलनसार जो है वो लगते हैं, एक जैसे ही हमें लगते हैं भाषा और विचार। तो आज हम पहले बात करेंगे भाषा का अर्थ, उसके बाद विचार का अर्थ पढ़ेंगे। भाषा के प्रकार और विचार के प्रकारों की भी हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाषा होती क्या है या भाषा का अर्थ क्या होता है। तो भाषा जो है ये संस्कृत के इसको आप बोली, जुबान या भाषा, ये तीन चार जो नाम है ये भाषा के ही नाम कहे जा सकते हैं। यहाँ पे भाषा जो है वो संस्कृत की भाष धातु से बनी है। ये क्वेश्चन सबसे, ये लाइन जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कही जा सकती है। क्यों कही जा सकती है? कि भाषा का आपसे अर्थ पूछा जा सकता है कि भाषा कहाँ से निकली है, भाषा को जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है। तो ये संस्कृत की भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है बोलना। जो भाष धातु है उससे बनी है ये, तो भाष धातु है उसका अर्थ होता है बोलना। ठीक है, तो यहाँ पे अपने विचारों भावों को व्यक्त करने का ये साधन कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? भाषा। भाषा को हम अपने विचारों भावों को व्यक्त करने का एक साधन कह सकते हैं। अगर हमारे पास भाषा ही नहीं होगी तो हम अपने मन के जो भाव हैं, विचार हैं, उनको हम कैसे किसी दूसरे के साथ जो है वो कर पाएंगे। जैसे मान लो कि एक जानवर ही है, उसके पास जो है वो भाषा नहीं है। वैसे तो कहते हैं कि जानवर के पास भी खुद की अपनी भाषा होती है, लेकिन हम उसको नहीं समझ पाते हैं। हमारे पास जो है अपने विचार जो है दूसरे के साथ व्यक्त करने के लिए एक कोई ना कोई भाषा जो है वो चाहिए होती है। तो ये जो भाषा है, हम अपने मन के विचारों और भावों को इस भाषा के द्वारा जो है वो व्यक्त कर सकते हैं, किसी दूसरे के साथ शेयर जो है वो कर सकते हैं, या किसी दूसरे के भावों या विचारों को हम सुन भी सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे तीसरी लाइन में बताया गया है कि भाषा को बोलकर या संकेतों के द्वारा जो है वो व्यक्त किया जा सकता है। अब भाषा को व्यक्त करने के लिए क्या चीज चाहिए होती है? भाषा को हम बोलकर या लिखकर या फिर संकेतों के द्वारा ही व्यक्त कर सकते हैं ना। अगर हम बोलेंगे नहीं, किसी के साथ हमारे मन में जो है वो विचार चल रहे हैं, तो हम जो हमारे साथ है वो हमारी जो भावनाएं हैं उनको कैसे समझ पाएंगे? हम भाषा को किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं? बोलकर या संकेतों द्वारा हम जो है वो व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन हम इसको लिख कर भी, कुछ भाषाएं जो है वो लिखित रूप में भी होती हैं। मतलब कि हम कई भाषाओं, मतलब हमें मान लो कि हमारे से दूर जो है वो एक पर्सन है, हमें उसे कुछ संदेश पहुंचाना है। आजकल तो आपको पता है मोबाइल्स हैं, बहुत सारे ऐसे इंटरनेट, बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा हम दूर, अपने से कई हजार मील दूर बैठे व्यक्ति से भी संपर्क जो है वो कर सकते हैं। लेकिन आप मान लो कि इससे पहले का जो टाइम होता था, जब मोबाइल फोन्स, इंटरनेट वगैरह नहीं होते थे, तो उस टाइम में अपने से दूर बैठे व्यक्ति तक अपना संदेश कैसे पहुंचाया जाता था? चिट्ठी के माध्यम से, यानी कि लिख कर जो है वो अपने विचारों को वहां पर पहुंचाया जाता था। तो यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं कि कुछ भाषाओं का लिखित रूप भी होता है। कुछ भाषाएं मतलब कि ऐसी भाषाएं जिनको हम समझ नहीं पाते हैं, या हमारे लिए, जैसे मान लो कि एक व्यक्ति है, उसको जर्मन या फ्रेंच का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो अगर किसी का लेटर या किसी का कुछ भी लिखा हुआ उसको मिल जाता है, तो उसके लिए वो एक लिखित भाषा ही है। क्यों है? क्योंकि उसको उस चीज का जो है वो नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हम भाषा को किस प्रकार बोलकर या संकेतों द्वारा या लिखकर, तीन प्रकार होते हैं भाषा को व्यक्त करने के। अपनी जो विचार हैं उनको हम किस प्रकार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर तीन प्रकार होते हैं, बोलकर, संकेतों द्वारा या लिखकर।
तो इसी प्रकार से हम इस साइड भाषा के प्रकारों की भी बात कर लेते हैं। तो ये तो वैसे मेरा मानना है आपको समझ आ ही गया होगा। क्यों समझ आ गया होगा? क्योंकि मैंने आपको अभी बता ही दिया कि भाषा के कौन कौन से प्रकार होते हैं। सबसे पहले मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अब मौखिक भाषा कौन सी है? जिसमें हम केवल बोलकर ही दूसरों को अपने विचार जो है समझा रहे हैं, बोल कर। इसमें हम बोलकर खुद की जो भाषा है उसको हम बोलकर दूसरों के साथ व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लिखित भाषा है, इसमें हम लिख कर अपने जो विचार है वो दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। मान लो कि हमसे दूर जो व्यक्ति बैठा है उसको हम बोलकर तो नहीं अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, लेकिन हम लिखकर उसको पास अपनी बात को जो है वो पहुंचा सकते हैं। आजकल तो वैसे बहुत आसान है, आप लोग बोलोगे भी कि लिखने वाला काम तो आजकल वैसे बंद ही हो गया है, लेकिन फिर भी ये जो साधन है अपने से दूर व्यक्ति के साथ हम लिखकर कोई बात जो है वो पहुंचाते हैं। इसी प्रकार से आती है सांकेतिक भाषा। ये जो सांकेतिक भाषा है इसमें हम अपने शरीर के अंगों के मतलब साथ जो है हम दूसरों के साथ संप्रेषण करते हैं। मान लो कि हम एक क्लास में बैठे हैं, टीचर है और हमें अपने साथ में एक दोस्त बैठा है, हमें उसके साथ कोई बात करनी है, तो हम इशारों में जैसे आंखें ऊंची करके या कुछ भी मतलब इशारों में हम उसके साथ जो है वो बात कर सकते हैं। तो ये जो इशारे हैं उनको ही हम सांकेतिक भाषा जो है वो कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो गूंगे या जो बोल नहीं पाते हैं या जो सुन नहीं पाते हैं उनके लिए ये जो सांकेतिक भाषा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। ये जो ऐसे बच्चे जो बधिर हैं या मूक हैं, जो मतलब उनके लिए ये जो भाषा है ये बहुत ज्यादा महत्व रखती है। वैसे तो सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम हर वक्त किसी ना किसी प्रकार का जो संकेत है उसका प्रयोग जो है वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग जो है वो कर रहे होते हैं। जैसे कि मान लो मैं अभी यहाँ पे आपको बता रही हूँ, तो मैं जो हाथ हिला रही हूँ या कुछ भी एक्सप्रेशन जो दे रही हूँ उनको हम सांकेतिक भाषा का नाम जो है वो दे सकते हैं। तो ये आपको संकेतों द्वारा, ये आपको जो भाषा के प्रकार हैं ये तीनों बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अब हम बात करते हैं विचारों की। ये जो विचार हैं इनको अक्सर भाषा के साथ ही रिलेट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि थॉट्स का जो रियल मीनिंग है वो हमें बहुत कम जो है वो समझ में आता है कि होते क्या है, विचार होते क्या है, ये कहाँ से आते हैं, ये किस प्रकार ये हमारे मन में जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो हम विचारों के अर्थ की बात अगर हम करते हैं तो किसी विषय पर सोचना, फिर सोच कर निर्णय करना जो है वो विचार कहलाता है। अब मान लो कि हमने किसी बारे में हम सोच रहे हैं, कोई हमने काम करना है, हम सोच रहे हैं कि नहीं हम इस काम को कल करेंगे, तो ये जो कल करने वाला निश्चय जो हमने किया इसी को विचार कहा जाता है। और ये विचार कहाँ से आते हैं? हमारे मन में चल रहे होते हैं, हम खुद से बात कर रहे होते हैं कि हाँ मैंने ये काम करना है और मैंने कल ये काम जो है वो करूंगी। तो ये जो विचार हैं ये आते हैं, विचार जो है वो मन में उत्पन्न होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि विचार जो है वो हमेशा याद रखना है कि विचार जो है वो दूसरों के साथ संप्रेषण करने को नहीं कहा जा सकता है, ये अपने ही खुद के मन में जो है वो उत्पन्न हो रहे हैं। एक उदाहरण के साथ मैंने आपको बता दिया कि अगर मैं ये निश्चय कर रही हूं कि ये काम जो है वो कल करूंगी, तो ये मेरा क्या हो गया? ये हो गया कि मैंने इस चीज को करने का जो निश्चय किया वही मेरा जो है वो विचार कहलाता है। विचारों में परिवर्तन करना बहुत ही मुश्किल होता है। क्यों होता है मुश्किल? क्योंकि अगर मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं इस काम को कल करूंगी, तो वो पक्का ही मेरा जो है वो पक्का ही विचार बन गया है कि मैं इस काम को कल ही करूंगी। ठीक है, तो ये जो विचार है इनकी भी आपको जो अर्थ है वो समझ में आ गया होगा कि विचार होते क्या है। अब हम बात करते हैं कि विचारों के प्रकार कितने होते हैं। विचारों के जो प्रकार हैं ये भी 3 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे आते हैं वर्ण विचार। सबसे पहले वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार में क्या होता है? वर्ण विचार में जो है वो बच्चा जो है, एक छोटा सा बच्चा है, मान लो कि अभी अभी स्कूल गया है, उसमें अभी सोचने की इतनी क्षमता नहीं होती है, लेकिन फिर भी बच्चा जो है, वर्ण क्या होते हैं? जो छोटी से छोटी इकाई, मतलब बच्चा जो है वो सोचता है, वर्णों की व्यवस्था के बारे में सोचता है कि आ से पहले अ क्यों नहीं आ सकता, अ आ ई ऐसे ही क्यों वर्ण जो है वो व्यवस्थित किए गए होते हैं। वर्णों की जो रचना है उनके बारे में सोचना या विचार करना, ये जो है वो वर्ण विचार कहलाता है। आगे आते हैं हमारे शब्द विचार। अब शब्द विचार कैसे होते हैं कि मान लो कि मैंने एक शब्द बनाया,
आ और ज, इन दोनों को मिला दिया, मैंने शब्द बना दिया। तो शब्दों के रिलेटेड जो हमारे मन में विचार आते हैं उनको हम शब्द विचार जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वाक्य विचार। अब वाक्य विचार कैसा है, इसमें वाक्य की रचना किस प्रकार हुई है, वाक्य का जो अर्थ है वो किस प्रकार निकाला जा सकता है, या वाक्य की जो रचना है या अर्थ है या भेद है, उन सभी के जो जितने भी विचार आते हैं उनको हम कहते हैं वाक्य विचार। ये जो है ये वाक्य विचार आते हैं। तो विचारों के बारे में भी हमने पढ़ लिया कि विचार कितने प्रकार के होते हैं। विचार होते हैं 3 प्रकार के, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ये जो है ये विचारों के प्रकार है। अब हम बात करते हैं कि भाषा में विचारों के कितने प्रकार हैं। अभी हमने विचारों के प्रकार तो पढ़ लिए, लेकिन भाषा में कितने प्रकार हैं ये हम पढ़ने वाले हैं। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं एग्जाम्स में। मैं आगे आपको क्वेश्चन भी बताऊंगी कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये है भाषा में विचारों का जो प्रकार है वो कौन कौन से होते हैं। एक होते हैं शाब्दिक विचार और दूसरी होती है अशाब्दिक भाषा। ये जो है ये भाषा में विचारों के प्रकार हैं। तो यहाँ पे शाब्दिक विचार जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं 4 प्रकार के। सबसे पहले आते हैं मौखिक विचार, उसके बाद दृष्टि विचार, उसके बाद मौखिक दृष्टि विचार और उसके बाद लिखित विचार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मौखिक विचार की। अब जो मौखिक विचार है, मौखिक विचार, अब जो मौखिक विचार है, जो मौखिक विचार है इसमें बच्चा जो है वो बोलकर या सुनकर जो है वो अपने विचारों को आदान प्रदान जो है वो करता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं तो कक्षा में जो बच्चे हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं या किसी सम को या किसी चीज को जो हल करने की आपस में बोलकर जो कोशिश कर रहे हैं उसको हम कह सकते हैं मौखिक विचार। कि बच्चे जो है वो बोलकर अपनी बातों को आदान प्रदान जो है वो कर रहे हैं, अपनी समस्या का जो है वो हल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हम कह सकते हैं मौखिक विचार। नेक्स्ट नंबर पर आता है दृष्टि विचार। अब दृष्टि विचार कैसा है कि बच्चा देखकर, यहाँ पे बच्चा जो है वो सुन नहीं रहा है, बच्चा सिर्फ देखकर जो है वो उसके मन में विचार आते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं तो जैसे कि चार्ट हो गया या फिर ग्लोब हो गया, वो बच्चे को हम दिखा रहे हैं, या मानचित्र, कुछ भी, मतलब ये जो बच्चे को दिखा रहे हैं हम, उसके द्वारा जो बच्चे में विचार उत्पन्न होते हैं उसको हम कहते हैं दृष्टि विचार। अब आता है मौखिक दृष्टि विचार। मौखिक दृष्टि विचार ऐसे होते हैं कि जिनमें बच्चा जो है वो देख भी रहा है और बोल भी रहा है, ये बच्चे के हो गए मौखिक दृष्टि विचार। इनमें बच्चा जो है वो किसी चीज को मान लो कि देख रहा है, जैसे मान लो बच्चा टीवी ही देख रहा है, उसमें बच्चा जो है केवल उसको सुन रहा है, ठीक है, उसको केवल सुन रहा है और देख रहा है और उसके मन में जो है वो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, ये होता है मौखिक दृष्टि विचार। आगे आता है लिखित विचार। लिखित विचार कैसे हैं? लिखित विचार ऐसे हैं जिनमें हम बोल नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, हम केवल लिख कर अपने, जो बच्चा जो है वो लिख कर अपने विचारों को जो है भी व्यक्त कर रहा है। जैसे समाचार पत्र अगर बच्चा पढ़ रहा है, वो लिखे हुए जो विचारों को ग्रहण कर रहा है बच्चा, उसको हम, जैसे पत्र पत्रिकाएं पढ़ रहा है तो उसको हम कह सकते हैं लिखित विचार। की बच्चे के मन में जो है वो, जैसे मान लो कि हम बच्चे का एग्जाम ही लेते हैं, तो अगर बच्चे को कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं पढ़ाया गया होता है, अगर बच्चा उसको खुद से एक लेसन पढ़ा दिया गया होता है, बच्चे को उस लेसन में से क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो बच्चा जो है वो उन क्वेश्चन को जब अपने विचारों के हिसाब से लिखता है तो बच्चे को कैसे विचार हो गए? लिखित विचार हो गए, कि बच्चे ने खुद क्वेश्चन जो है वो लेसन को समझकर बनाए हैं, तो वो होते हैं लिखित विचार। अब हम बात करते हैं अशाब्दिक भाषा। अब शाब्दिक भाषा तो आपको पता चल गया कि कैसी होती है, बोलकर या लिखकर या संकेतों के माध्यम से जो व्यक्त की जाती है उसको कहते हैं शाब्दिक भाषा। बोलकर या लिखकर जो व्यक्त की जाती है उसको कहते हैं शाब्दिक भाषा। अब हम कहते हैं अशाब्दिक भाषा। अशाब्दिक भाषा कैसी होती है? शारीरिक भाषा और कूट भाषा। शारीरिक भाषा कैसी है? शारीरिक भाषा जैसे कि मान लो कि हम हाथ खड़ा कर देते हैं, जैसे टीचर ने मान लो कि हमसे क्वेश्चन पूछा तो हम हाथ खड़ा कर देते हैं, या हम कुछ भी इशारा जो है वो करते हैं, हम बोल नहीं रहे हैं, हम लिख नहीं रहे हैं, हम केवल शरीर के अंगों के माध्यम से जो भाषा को प्रकट कर रहे हैं उसको हम कहते हैं शारीरिक भाषा। मतलब कि हम अपने शरीर के अंगों का प्रयोग करके जो किसी चीज का आंसर कर रहे हैं या किसी चीज के लिए क्वेश्चन पुट कर रहे हैं उसको हम कहते हैं शारीरिक भाषा। ठीक है, तो यहाँ पे आती है कूट भाषा। कूट भाषा कैसी? कूट भाषा जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं, जैसे
क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिक्स में, उसमें हम बहुत सारे फॉर्मूलाज जो यूज करते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनमें एक कूट मतलब कि एक कोड दिए रखा होता है, उसको हम कूट भाषा का नाम जो है वो देते हैं। तो आज की इस क्लास में हमने ये तो पढ़ लिया कि भाषा का अर्थ क्या होता है, भाषा कितने प्रकार की होती है, विचार का अर्थ क्या होता है, विचार के कितने प्रकार होते हैं, और विचार भाषा में विचारों के प्रकार कितने होते हैं, यहां तक हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, सर्वप्रथम भाषा के किस रूप का जो है वो प्रयोग हुआ था। सर्वप्रथम जो है वो भाषा के किस रूप का प्रयोग हुआ था, तो इसमें हम कह सकते हैं कि सांकेतिक भाषा का जो है वो सबसे पहले जो है वो प्रयोग किया गया था। सांकेतिक भाषा, भाषा के मैंने आपको प्रकार बताए थे, मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो प्रयोग हुआ था वो हुआ था सांकेतिक भाषा का, सर्वप्रथम जो है वो प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है भारत की प्राचीन भाषा क्या है। भारत की सबसे प्राचीन भाषा जो है वो है संस्कृत। संस्कृत भाषा को भारत की सबसे पुरानी भाषा जो है वो कहा जा सकता है। मैक्सिमम जो भाषाएं हैं उनका जो ओरिजिन हुआ है वो संस्कृत भाषा से ही हुआ है। तो प्राचीन भारत की भाषा आपने हमेशा याद रखना है कि संस्कृत भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा और विचार क्या आपस में संबंधित है। अभी जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया उसमें मैंने आपको बताया कि भाषा और विचार जो है, तो इसका सही आंसर होगा हाँ, संबंधित है, क्योंकि भाषा और विचार का जो है वो गहरा संबंध पाया गया है। भाषा और विचार आपस में एक बहुत ही अच्छी तरह से या बहुत एक गहरे रूप में जो है वो रिलेट करते हैं। भाषा और विचार का आपस में बहुत गहरा संबंध जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, भाषा को अनुकरण के माध्यम से सीखा जा सकता है, ये किसने कहा था। भाषा को केवल अनुकरण के माध्यम से ही सीखा जा सकता है, ये किसका विचार था, ये था अल्बर्ट वेंडूरा। अल्बर्ट वेंडूरा जो थे, इनका विचार था कि भाषा को अनुकरण के माध्यम से ही सीखा जा सकता है। एक बच्चा जो है वो अपने माता पिता की बातों को बार बार रिपीट करता है। बच्चा जब बोलने लग पड़ता है तो जो उसके माता पिता कह रहे हैं उसी प्रकार की भाषा जो है वो बच्चा सीख जाता है। ये किसका कहना था, ये कहना था अल्बर्ट वेंडूरा का, ये कहना था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद रख लेना है कि भाषा केवल, यहाँ पे कहा गया है अनुकरण, केवल अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जा सकती है, भाषा को सीखने का और कोई साधन नहीं है। तो ये बात जो है ये अल्बर्ट वेंडूरा के द्वारा कही गई है, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है। आगे ये क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक विद्यार्थी कक्षा में कहता है कि उसका दादा आया है, तो एक अध्यापक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। आप मान लो कि एक कक्षा में आप पढ़ा रहे हो और एक छात्र आकर कहता है कि उसका दादा आया है, तो आप एक अध्यापक हैं, आप वहां पर क्या करेंगे। आप उस बच्चे को डांटेंगे या उस बच्चे को पकड़कर समझाएंगे कि हाँ आपको ऐसा बोलना चाहिए था। नहीं, आप क्या करोगे, आप बच्चे को बताओगे, बच्चे को डांटने या बताने की बजाय आप सीधा कहोगे अच्छा उसके दादा आए हैं। अच्छा उसके दादा आए हैं। अगर आप इस प्रकार की प्रतिक्रिया जो है वो कक्षा में दोगे तो बच्चा जो है वो स्वयं ही समझ जाएगा कि उसको ऐसा बोलना चाहिए था। आप बच्चे को डांटने या बताने के बजाय, उसको पकड़कर मार या पीटने की बजाय या समझाने की बजाय आप अपनी प्रतिक्रिया सीधे दोगे कि अच्छा उसके दादाजी आए हैं, तो जो है वो बच्चा जो है वो स्वयं ही समझ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसी तरह की और भी ज्यादा वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।